हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एस.सी. वर्मा बुक के चैप्टर 29 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब तक हम 1 से लेकर के 49 तक के प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 49 तक के बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर चुके हैं। अच्छे प्रॉब्लम्स थे प्रीवियस जितने भी प्रॉब्लम्स थे 1 से लेकर 49 तक में। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन 50 से लेकर के 55 तक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 50 सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रखा है क्वेश्चन में कि बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम। मतलब हमारे पास एक बॉब मास सिस्टम है, वो क्या कर रहा है, सिंपल पेंडुलम मोशन कर रहा है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम मोशन कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह का मोशन हो रहा होगा। ठीक है, बॉब मास पेंडुलम है। तो इसका मास दे रखा है, कितना मास दे रखा है, 40 ग्राम है। ठीक है, ग्राम है, 40 ग्राम है। और चार्ज कितना दे रखा है, Q। ये जो बॉब मास है उस पर कितना चार्ज दे रखा है, 4 × 10⁻⁻⁶। जो भी इंफॉर्मेशन था उसको क्या कर लिए, लिख लिए। सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। वन ऑसिलेशन का मतलब है कि यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ गया। मतलब जहाँ से मोशन स्टार्ट किया फिर उसी पोजीशन पे पहुँच के उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी को रिपीट करना होता है। उसी डायरेक्शन वेलोसिटी को यदि रिपीट कर रहा है तब होता है। पहुँचना काफ़ी नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर पहुँच गया तो वन ऑसिलेशन नहीं हुआ। यहाँ से स्टार्ट किया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, तो दोबारा यहीं पर पहुँचा और वेलोसिटी का भी डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब वन ऑसिलेशन कंप्लीट माना जाता है। तो उसी तरह यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुँचना कंप्लीट नहीं है, इसको फिर यहाँ जाना होगा, फिर यहाँ पर। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है जितना जैसा कि पहले था। तो क्वेश्चन में हमको वन ऑसिलेशन का मतलब है जिस पोजीशन से स्टार्ट किया वहाँ पहुँचना, और उसके बाद इनिशियली जो स्पीड वेलोसिटी का डायरेक्शन था वही डायरेक्शन रिपीट करना होता है। ठीक है, तो जो बॉब मास है उस पर जो चार्ज है 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम है। आगे बढ़ते, इट मेक्स 20 ऑसिलेशन इन 45 सेकेंड। मतलब 20 ऑसिलेशन कितने टाइम में पूरा करता है, 20 ऑसिलेशन जो है वह 45 सेकेंड में पूरा करता है। 20 ऑसिलेशन क्या करता है, 45 सेकेंड में पूरा करता है। तो इसका मतलब वन ऑसिलेशन कितना टाइम में पूरा करेगा, वन ऑसिलेशन कितने टाइम में पूरा करेगा, तो 40/20 सेकेंड। 40/20 सेकेंड में वन ऑसिलेशन पूरा करेगा। तो मतलब टाइम पीरियड T1 कितना हो गया वन ऑसिलेशन का, तो ये हो जाएगा 40/20 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस चार्ज है। चार्ज होने से काम नहीं चलता, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब फोर्स काम करेगा। यहाँ भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इस केस में मैं टाइम पीरियड क्या लिखूंगा, T1 = 2π√L/g। ठीक है, सेकेंड केस में क्या होता है, सेकेंड केस में बोल रहा है कि वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड एंड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2.5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम स्विच्ड ऑन। मतलब क्या है कि पेंडुलम जो था वैसे ही है। अब केस 2 में क्या हो जाता है, अंतर छोटा सा, कि इस पेंडुलम, ये जो पेंडुलम है अब एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है जो अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, अब वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस पे तो चार्ज है तो फोर्स भी लगेगा। ठीक है, फोर्स लगेगा तो ये इस तरह से पहले ऑसिलेशन करेगा, अभी भी ऑसिलेशन करेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस अंतर क्या हो गया कि इस पार्ट में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इसलिए टाइम पीरियड T1 बराबर में लिख सकता 2π√L/g। L लेंथ ऑफ पेंडुलम है, जो इस लेंथ है स्ट्रिंग का, ये L लेंथ है, ये भी L लेंथ है, ये भी L लेंथ है। ठीक है, ये बॉब मास है और इसका मास सब कुछ दे रखा है। तो ये टाइम पीरियड 40/20 सेकेंड हम लोग निकाल लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है। अच्छा, मैग्नीट्यूड भी दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2.5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। 2.5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो क्या लेगा, E × Q। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो E × Q होगा, और E 2.5 × 10⁻⁴ है, और Q कितना है, Q
Q तो लिख दे रखा है 4 माइक्रोकुलाम है, तो 4 × 10⁻⁻⁶, तो इस तरह से हो जाएगा। 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 10⁻4 10⁻⁻6 10⁻⁻2, तो इस तरह 10⁻⁻1, इसकी मतलब 0.1 न्यूटन। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना हो गया 0.1 न्यूटन। अच्छा, इसका मास दे रखा है तो इस पर ग्रेविटी भी लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। अच्छा, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स होगा Fg इक्वल टू क्या होगा mg, और mg कितना है, मास दे रखा है 40 ग्राम, तो इसको क्या करेंगे 40 ग्राम को पहले 1000 से डिवाइड करेंगे तब किलोग्राम, और जी की जगह मैं 10 ले लेता हूँ, तो 1 0 2 0 2 0 करेगा तो 4/10 मतलब 0.4 न्यूटन। चलो समझ में आ गया। तो Fg का वैल्यू है 0.4 न्यूटन और Fe का वैल्यू कितना है 0.1 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया कि Fg जो है Fe से बड़ा है, Fg जो है Fe से बड़ा है, 0.4 न्यूटन है और ये 0.1 न्यूटन है। क्या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है Fe, क्या उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, थोड़ा सा का अंतर है, तो इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, नीचे mg लग रहा है, Fe ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल मैक्सिमम फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव है। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव है तो इसका मतलब है कि अभी भी ये पेंडुलम जो मोशन कर रहा था वो मोशन करता ही रहेगा, ऑसिलेशन करता ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंजेस अब आएगा जरूर, या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या टेम्परेचर घट जाएगा। अब क्या होगा अभी पता चल जाएगा। एक और चीज़ समझना है, यदि Fe का वैल्यू ज़्यादा हो जाता और Fg का वैल्यू कम हो जाता तो फिर क्या होता, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करता, ऊपर की ओर धकेल लेता, तब किसी भी प्रकार का ये जो बॉब मास सिस्टम है ऑसिलेशन मोशन नहीं करता। इस बात को समझना पड़ेगा, तब ये जो बॉब मास सिस्टम है किसी भी प्रकार का ऑसिलेशन नहीं करता। अच्छा, जब इस तरह का केस आ जाए, जब ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ कोई और भी तरह का फोर्स काम करे, जैसे सूडो फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, या फिर एक्सेलरेटिंग लिफ्ट में है, तो उस तरह के केस में हमको जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो फिर टाइम पीरियड T2 क्या हो जाएगा 2π√L/g इफेक्टिव। देखो इस केस में मैंने टाइम पीरियड को T1 माना, इस केस में टाइम पीरियड को T2 मान लिया। जी इफेक्टिव क्यों लगाया, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जी इफेक्टिव तभी अप्लाई करते हैं जब ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ कोई और फोर्स हो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, या फिर सूडो फोर्स काम कर रहा हो, या फिर एक्सेलरेटिंग लिफ्ट में ये सारा सिस्टम चल रहा हो, तब हम जी इफेक्टिव का यूज करेंगे। तो ये सब पॉसिबिलिटी है कि जी इफेक्टिव का कब यूज करते हैं। ज़्यादातर केस में बच्चे यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं कि T2 बराबर 2π√L/g इफेक्टिव, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब प्रॉब्लम होता है जी इफेक्टिव निकालने में। तो देखो जी इफेक्टिव निकालने का जो तरीका है वो अच्छा से समझ लो। ऊपर में क्या लग रहा है Fe, नीचे क्या लग रहा है Fg। इफेक्टिव कौन है, इफेक्टिव Fg है, चूँकि 0.4 है और Fe 0.1 न्यूटन है। तो Fnet बराबर में क्या लिख सकता हूँ Fg माइनस Fe, तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.1, ये हो जाएगा 0.03 न्यूटन। ये तो Fnet निकाला, नेट फोर्स किधर है नीचे की तरफ, चूँकि Fg बढ़ा है। तो अब मुझे जी इफेक्टिव निकालना है, तो जी इफेक्टिव बराबर क्या होगा, तो Fnet डिवाइडेड बाय मास। जी इफेक्टिव आप एक्चुअली होता भी क्या है, तो जी इफेक्टिव एक तरह का एक्सेलेरेशन है जो ग्रेविटेशन के द्वारा अप्लाई किया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो यहाँ पर जो है Fnet डिवाइडेड बाय m कर देंगे तो जी इफेक्टिव बन जाएगा। जी इफेक्टिव केवल जी के कारण नहीं है, अदर फोर्स का भी इफेक्ट इसमें इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पीन फोर्स इसमें पार्ट इंक्लूडेड है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का इन्फ्लुएंस भी जी इफेक्टिव में है ना। Fnet बराबर Fg माइनस Fe लिखते हैं इसी तरह। अब हम क्या करते हैं, Fnet का वैल्यू कितना है 0.3 न्यूटन है, 0.3 न्यूटन है। मास कितना है, मास है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम है। अब इसको ग्राम में तो 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1000 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 300/40। अब ये 300/40 मतलब 15/2, 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी इफेक्टिव का वैल्यू आ गया। अब जी इफेक्टिव का वैल्यू 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो हमको तो क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है हाउ मच टाइम विल टेक नाउ, हाउ मच टाइम विल इट नाउ टेक टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। तो मैं क्या करूँ, एक ऑसिलेशन मतलब एक ऑसिलेशन का टाइम पे निकाल दो, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मैं भी यहीं वही करने वाला हूँ। तो क्या करूँगा, मैं T1 और T2 का रेशियो ले लेता हूँ, T1 और T2 का रेशियो लिख लेता हूँ 2π√L/g
ठीक है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, एल से एल कैंसिल आउट, जी इफेक्टिव नीचे है तो ऊपर आ जाएगा और जी अंडर रूट नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जी इफेक्टिव और नीचे की तरफ आ जाएगा अंडर रूट जी। ठीक है, तो T1 T2 का रेशियो तो पता चल गया, अंडर रूट जी इफेक्टिव डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारे पास स्पेस कम पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन का यहाँ तक पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम डिटेल में एक एक चीज़ को समझ कर यहाँ तक पहुँचे हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए हम कुछ पार्ट को मिटा देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो लिख लिए, अब इसी को आगे बढ़ाने के लिए मैं ऊपर का कुछ पार्ट मिटा दूंगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो वीडियो के पीछे जाकर देख सकते हो, सारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचे हैं। तब यहाँ से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं ऊपर का पार्ट मिटा रहा हूँ, पॉज करके देख सकते हो कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब मैं मिटा रहा हूँ ऊपर का पार्ट। तो ऊपर का पार्ट मिटा देते हैं, ऊपर का पार्ट मिटा देते हैं, जिसमें से देखो T1 और T2 का रेशियो तुमको पता चल गया, क्या आया है, T1 और T2 का रेशियो देखा जाए, नहीं पूरा एक साथ नहीं लेता हूँ मैं, अलग अलग लिखता हूँ, अच्छा रहेगा। तो ये है G इफेक्टिव और ये है अंडर रूट में G, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, अब आगे स्टेप में देखो, मैं T1 को 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और T2 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और G इफेक्टिव ऐसे ही रहने देता हूँ अंडर रूट में G। ठीक है, T1 इंटू 20 का मतलब है कि मैं एक ऑसिलेशन का तो टाइम पीरियड T1 है और इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हो जाएगा। T2 क्या है, जी इफेक्टिव के केस में टाइम पीरियड, और 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जी इफेक्टिव के केस में टाइम पीरियड। एक्चुअली हमको निकालना तो यही है, टाइम पीरियड ऑफ 20 ऑसिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमको इसका वैल्यू निकालना है, T2 इंटू 20 का वैल्यू निकालना है। तो T1 इंटू 20 का वैल्यू तो पता है कितना है, 45 सेकेंड है। T1 इंटू, अच्छा हमको T2 इंटू 20 का वैल्यू बताना है, मतलब 20 ऑसिलेशन का वैल्यू बताना है, टाइम टेकन बाय 20 ऑसिलेशन। तो ये क्या, अंडर रूट जी इफेक्टिव। अच्छा, जी इफेक्टिव का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो, अंडर रूट जी इफेक्टिव का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 15/2, जी इफेक्टिव निकाले 15/2 तो ये हो जाएगा 7.5, और जी का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ अभी के लिए कैलकुलेशन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ तक तो पहुँच चुका हूँ मैं, तो मुझे टाइम टेकन बाय 20 ऑसिलेशन जो लास्ट पार्ट में पूछ रहा है यही हम निकालना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, और नीचे का पार्ट को मिटा देता हूँ, कैलकुलेशन और आसान बन जाए। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, नीचे के पार्ट को मिटा देता हूँ। तो इस तरह से ये चीज़ हो गया। अब टाइम टेकन बाय ऑसिलेशन, तो मैं इसको इधर रख देता हूँ, बाकी सारे टर्म को इधर रख देता हूँ। तो टाइम टेकन बाय 20 ऑसिलेशन, ये क्या हो जाएगा, तो 45 है ही, ऊपर में √10 और नीचे √77.5। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अच्छे से सॉल्व करने के लिए 45 लिखता हूँ और अंडर रूट में 10.7.5 है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, 7 पॉइंट हटा देता हूँ डेसिमल, तो ऊपर में 10 आ जाएगा, और 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100। तो 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10, और नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट 75, तो ये हो जाएगा 5√3। ठीक है, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 45 दूना 90/√3। ठीक है, 90/√3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 30√3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, काटने पर 30√3, और 30 को मैं लिख क्या सकता हूँ, 1.732, जो कि √3 का वैल्यू होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 6, 3 × 9, 17 × 51, तो 51.96 सेकेंड आ गया। 51.96 सेकेंड आ गया। इसका मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो टाइम टेकन बाय 20 ऑसिलेशन, मतलब जो टाइम लिया जाएगा 20 ऑसिलेशन के लिए वो कितना हो जाएगा, 51.96। हम फिर से बता रहे हैं, ये नॉर्मल केस था, इससे पहले वाले केस में जी इफेक्टिव आया था और जी इफेक्टिव का वैल्यू आया था 7.5, और उसका यूज करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे थे। अब यहाँ में एक टाइम पीरियड निकाल देते, अब 20 ऑसिलेशन के लिए निकाल देते, ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर दिए,
पहले केस में पता है कितना टाइम पीरियड आया था 20 ऑसिलेशन के लिए 45 सेकेंड, दूसरे का पता करना था। ये सारे वैल्यू को सॉल्व करके हमको 15.96 सेकेंड तक पहुंच चुके हैं। ये टाइम आ गया है 20 ऑसिलेशन के लिए। तो एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है 52 सेकेंड है। 52 सेकेंड है, इसका मतलब है कि सीधा ऐसे इसको राउंड अप किया गया और कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सही है। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन का किया जाता है, कभी तो राउंडिंग अप किया जाता है। एग्जैक्टली एस सी वर्मा के सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए ये बड़ा मुश्किल है। हमेशा कुछ ना कुछ आंसर में डेसिमल में या फिर किसी भी ना किसी फॉर्म में चेंजेस रहता है। कोई दिक्कत नहीं है। मेथड और कॉन्सेप्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही प्रोसीजर है। आंसर सही है, बस अप्रोक्सीमेशन या राउंडिंग अप करके शॉर्ट में बताया गया है। तो ये 50 नंबर क्वेश्चन था, 2 पार्ट में बनाए हैं। इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो पीछे जो रिवर्स करके देख सकते हो वीडियो को, जहाँ तक कैलकुलेशन तक है, उसके बाद आगे का पार्ट ये रहा। बोर्ड छोटा होने के कारण ये सारा कुछ को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 50 कंप्लीट हो गया है। अब 51 सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए ब्लॉक ऑफ मास m and having a charge q is placed on a smooth horizontal table and is connected to a wall through an unstressed spring of constant k as shown in figure। तो हमारे पास फिगर जैसा दे रखा है डायग्राम क्वेश्चन में। ये कुछ इस तरह का डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। ठीक है, और इस स्प्रिंग मास सिस्टम से एक मास m है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है। तो ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द स्प्रिंग स्विच्ड ऑन एंड फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग SHM ऑफ द ब्लॉक। मतलब हमको क्या करना है, अच्छा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है। चलो क्वेश्चन 51 में एक्चुअली में हमको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 में एक्चुअली में हमको क्वेश्चन में ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है उसके कारण जो SHM जनरेट हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड बताना है। एक तरह से क्वेश्चन में ये बता दिया कि SHM तो हो ही रहा है, बस एम्पलीट्यूड बता दो। ठीक है, तो क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इस जो ब्लॉक सिस्टम है उस पर कुछ चार्ज भी दिया गया है। ठीक है, इस पर चार्ज भी है। कितना चार्ज है, Q चार्ज है। ठीक है, इस पर कितना चार्ज है, Q चार्ज है। तो इसका जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगेगा वो क्या होगा, फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो इस पर फोर्स लग रहा है, इधर है Q इधर है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। अच्छा, जब ये इधर फोर्स इसको खींचेगा तो स्प्रिंग में फोर्स किधर खींचेगा, पीछे की तरफ, Fs। ये क्या हो गया, K इंटू एक्स। ये क्या है, स्प्रिंग फोर्स है। तो ये SHM कर रहा है, इसका मतलब ये SHM कर रहा है। ठीक है, तो Fe क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, Fs का स्प्रिंग फोर्स है। तो SHM कर रहा है तो क्या करेगा कि Fe इसको खींचे जाएगा तो Fs इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो एक ऐसा पोजीशन आएगा जो मैक्सिमम खिंचा सकता है। ठीक है, जो मैक्सिमम क्या कर सकता है, ये मास सिस्टम खिंचा सकता है। ठीक है, ये यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम खिंचा जाता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है Fs मैक्सिमम जो है, स्प्रिंग मैक्सिमम है, वो कितना हो सकता है, K इंटू ए जो मैक्सिमम खिंचा सकता है। तो उस केस में स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा उस केस में। तो x बराबर क्या बन जाता है उस केस में, a बन जाता है। x बराबर क्या बन जाता है, a बन जाता है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स नॉर्मली kx काम कर रहा है, धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जहां एम्पलीट्यूड से वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, SHM करना है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, स्प्रिंग पीछे की तरफ उसको खींचना स्टार्ट कर देगा। तो उस केस में x को क्या बनना पड़ेगा, a बन जाना पड़ेगा। तो Ka, तो Fe तो अभी भी काम ही कर रहा होगा, जब वो मैक्सिमम पहुंच रहा होगा तभी तो अभी भी वो क्या काम कर रहा होगा, EQ तो काम कर ही रहा होगा, क्योंकि फोर्स तो क्या है, कांस्टेंट है। ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है ना, ये चेंज थोड़े हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी चेंज हो रहा है। E भी कांस्टेंट, Q भी कांस्टेंट है। तो उस केस में स्प्रिंग फोर्स को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए, Fe को क्या बनना पड़ेगा, Fs मैक्सिमम के बराबर बनना पड़ेगा जब हमको एम्पलीट्यूड निकालना है। तो ये क्या है, मैं लिख सकता हूँ EQ इक्वल्स टू K इंटू A। ठीक है, ये जब यहाँ पहुँच जाएगा तब ये स्प्रिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जनरेट हो सकता है, और अभी भी क्या काम कर रहा है,
ई क्यू फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स तेजी से खींचना स्टार्ट करेगा और वो पीछे बैक कर जाएगा। तो इस केस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए बराबर, अच्छा ए क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम मोशन, ठीक है। तो ए बराबर में क्या लिख सकता हूँ, ई क्यू बाय के, ई क्यू बाय क्या लिख सकता हूँ मैं, ई क्यू बाय के, ठीक है। तो एसएचएम मोशन का एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा, ई क्यू बाई के। ये फोर्स लग रहा था, कांस्टेंट फोर्स है, के एक्स लग रहा था, कर रहा था भाई धीरे धीरे जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाने देंगे, उसके बाद हम पीछे खींचना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे पीछे खींचना स्टार्ट करेगा तो एक्स को क्या बनना पड़ेगा, ए बनना पड़ेगा। तो दोनों एक तक ऐसा किसा जहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस हो जाएगा उसके बाद वो पीछे की तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। तो ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के ए, और ए बराबर हो जाएगा ई क्यू बाई के। तो इस तरह से एसएचएम मोशन का एम्पलीट्यूड हो जाएगा फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय के। तो ये हमारा 51 का कॉन्सेप्ट था और इसका आंसर था, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ करके हम आंसर तक पहुँचे हैं। आंसर मिला लेते हैं 51 का क्या है, 51 का आंसर हम मिला लेते हैं क्यू ई बाई के, यही हमारा आंसर है। तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम हो गया, ठीक है। 51 सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं 52 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 52 क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास m containing a net positive charge q is placed on a horizontal smooth table which terminate in vertical y as shown in figure। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास एक कुछ इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दे रखा है। जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको नोट करते चलते हैं। ये स्मॉल मास q है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये डिस्टेंस हमको पता है, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है, d है, ये कितना है, d है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितना है, E है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, d है। एज शोन इन फिगर द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द वॉल इज d, ठीक है, d है, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डी है। ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ई टुवर्ड्स द राइट इज स्विच्ड ऑन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में, राइट साइड डायरेक्शन में है, ई स्विच्ड ऑन किया जाता है। एज्यूमिंग द इलास्टिक कोलिजन इफ एनी फाइंड द, एज्यूमिंग द इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि जो मास सिस्टम है इस वाल के साथ क्या करता है, इलास्टिक कोलिजन करता है। अब इलास्टिक कोलिजन करता है तो इलास्टिक कोलिजन पता होना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ हिट करेगा उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ रिटर्न आ जाएगा, यही इलास्टिक कोलिजन है। साथ ही इसके लिए ई का मान 1 होता है। एक और चीज़ कि हैवी मास सिस्टम से टकरा रहा है तो जिस वेलोसिटी से जाएगा तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, और बाकी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। तो ये इलास्टिक कोलिजन का कंडीशन है कि टकराने के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, बाकी स्पीड सेम रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो, ठीक है। एज्यूमिंग द इलास्टिक कोलिजन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेटरी मोशन, इज इट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो ये हमसे पूछ रहा है कि यदि ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या है। दूसरा बात हमसे ये भी पूछा है कि क्या ये एसएचएम मोशन है। तो देखो सॉल्व करते हैं, क्या है अभी समझते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है वो चीज़ देखो, ये हमारे पास डी डिस्टेंस है, इनिशियली रेस्ट पे है। इनिशियली क्या है, ये मास सिस्टम, अच्छा मास सिस्टम एम है ना, ब्लॉक जो है एम, ये मास का ब्लॉक है। इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है, मतलब इनिशियली रेस्ट पे, इसका मतलब ये पता चल गया कि u कितना हो गया, 0। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u 0 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो ये भाई क्या करेगा, आगे की तरफ चलेगा, ये मास सिस्टम क्या करेगा, आगे की तरफ चलेगा। तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इस पर जितना चार्ज तो वो q, ठीक है। तो इस पर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी आएगा, तो एक्सेलरेशन f बाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, EQ बाई m, चलो ठीक है। तो एक्सेलरेशन पता चल गया, EQ बाई m हो जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड पता चल सकता है क्या, तो टाइम पीरियड पता करते हैं। तो v स्क्वायर नहीं लगेगा यहाँ पे। अच्छा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, काइनेमेटिक्स में ये चीज़ पढ़ते हैं, 11th के फिजिक्स में पता होगा। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है।
एस क्या है, एस का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, तो मैं टाइम को मान लेता हूँ कितना, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम टी लगता है, मतलब टी इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय द ब्लॉक, टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द वॉल, मतलब टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द वॉल, मतलब ब्लॉक को दीवार तक पहुंचने में लगने वाला समय। तो इस बार यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो एस का वैल्यू कितना है, डी है, कितना डिस्टेंस, इनिशियली क्या था, रेस्ट में था, तो ये जीरो, यू जीरो, तो टी कुछ भी हो तो सब जीरो बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, हाफ। अच्छा ए का वैल्यू तो पता है, ई क्यू बाई एम है, और हमको टी स्क्वायर का ही तो वैल्यू पता करना है, तो टी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, तो ये 2d हो जाएगा, नीचे एम भी ऊपर आ जाएगा, और ये ई क्यू। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो टाइम पीरियड आया वो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, तो टाइम पीरियड स्क्वायर है तो इधर आकर अंडर रूट में हो जाएगा, तो 2dm डिवाइडेड बाय ई क्यू। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना तक समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल था। फोर्स पता कर ले, ई क्यू ए एफ बाई एम, ई क्यू बाई एम, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया 2dm बाई ई क्यू, ठीक है। ई क्यू ये वाला है, ई क्यू थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। तो 2dm, ये d है, ये 2m 2dm हो गया, और ए क्यू और टी स्क्वायर। तो ये टाइम पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा ये है। अब देखो मैं पहले बता दिया गया क्वेश्चन में कि ये किस तरह का है, इलास्टिक कोलिजन है। तो जब ब्लॉक दीवार को हिट करता है तो जिस स्पीड से हिट करेगा उसी स्पीड से क्या करेगा, वापस आएगा, ठीक है। तो मतलब ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन, क्या है, इलास्टिक कोलिजन है, हाँ इलास्टिक कोलिजन है, ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन speed will be same, speed will be same before collision and after collision, before collision लिख देते हैं, and after collision, ठीक है। स्पीड विल बी सेम, मतलब जिस स्पीड से जाए उसी स्पीड से वापस आएगा, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, पहले पता है। अभी डायरेक्शन ऐसे था, वापस आएगा, अभी डायरेक्शन ऐसे है, वापस आने बाद कुछ ऐसा डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर कोलिजन के बाद जब वो यहाँ से वापस मास सिस्टम आ रहा होगा तो, ठीक है। जब वो उसके पास मान लीजिए v स्पीड से यहाँ टकराए और v स्पीड से ही वापस आएगा, ठीक है, v स्पीड से वापस आएगा। जब वो वापस आ रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, अभी भी फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, लेकिन स्पीड किधर है, पीछे की तरफ है, ठीक है। तो स्पीड, जब स्पीड कितना है, पीछे की तरफ है, तो मैं फिर से क्या कर सकता हूँ, तो एक्सेलरेशन अब क्या बन जाएगा, आफ्टर कोलिजन, तो स्पीड क्या हो जाएगा, v बराबर क्या बन जाएगा, v बराबर बन जाएगा, अच्छा हमको तो v बराबर तो पता नहीं है ना, तो v भी पता कर लेते हैं। बिफोर कोलिजन स्पीड क्या था, बिफोर कोलिजन स्पीड क्या है वो पता कर लेते हैं। बिफोर कोलिजन स्पीड क्या है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होगा, ठीक है। वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as जब बिफोर कोलिजन है, तो बिफोर कोलिजन जो स्पीड है वही आफ्टर कोलिजन स्पीड है, तो मैं पहले का निकाल लेता हूँ। तो यू स्क्वायर कितना है, 0 2, ए कितना है पता है, ए ई क्यू बाई एम है, तो ई क्यू बाई एम ही होगा। और एस कितना है, डिस्टेंस, डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये डी डिस्टेंस हो गया। तो भी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट में 2e³ डी डिवाइडेड बाय एम हो गया। तो ये स्पीड हमको पता चल गया, और यही स्पीड क्या है, जब जितना टकरा से रहा था उसी टाइम वही स्पीड वापस आने का। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन भी यही क्या हो जाएगा, भी जो है u1 बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे d जब तक पहुँचेगा, जब वो d तक पहुँचेगा तब स्पीड कितना होगा वो पता कर लेते हैं एक तरह से। तो d तक जो पहुँचेगा आफ्टर कोलिजन, यहाँ तक जो पहुँचेगा वो स्पीड पता कर लेते हैं। या फिर हम कहें कि d डिस्टेंस पहुँचने पर क्या होगा, तो वो देखते हैं। तो यहाँ जो v था, अब हम ये जो इनिशियल आफ्टर कोलिजन u1 जो था, अब हमारा v बन गया है। u1 मतलब इनिशियल स्पीड, आफ्टर कोलिजन इनिशियल स्पीड है, ठीक है।
u1 बोल दिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब d डिस्टेंस पहुँचने पर v2 निकाल रहा हूँ। तो v2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको u2 बोल देता हूँ, तो ये u2 स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। क्या यहाँ पे a ही होगा एक्सेलरेशन, नहीं। अब देखो ये ब्लॉक क्या कर रहा है, ये ब्लॉक इधर जा रहा है लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, आगे की तरफ चला है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के में क्या करना पड़ेगा, u2 स्क्वायर लिख देता हूँ पहले। तो u2 हमारा v के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2e की ड्यू m, ठीक है, 2e की dm प्लस 2a। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा स्पेस कम रहा है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ। तो ये हो जाएगा u2 के जगह 2e q dm प्लस 2। a क्या है यहाँ पे, a यहाँ बिहेव करेगा d एक्सेलरेशन की तरह, ठीक है, d एक्सेलरेशन की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि ब्लॉक के पास है क्या, ब्लॉक के पास है क्या, इस ब्लॉक के पास, तो ब्लॉक कैसे जा रहा है, इसे किस स्पीड से जा रहा है, u2 स्पीड से, लेकिन एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, ब्लॉक के आगे, तो ये क्या जनरेट करेगा, डी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू अभी भी वही है जितना पहले रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो मैग्नीट्यूड हमको पता है EQ/m, तो EQ/m है, और अभी भी डिस्टेंस कितना है, d है। तो इसका मतलब d डिस्टेंस ट्रेवल करने पर इसका स्पीड क्या हो जाएगा, v2 का स्क्वायर। तो 2eqd, यहाँ भी 2eqdm है, तो पूरा कितना बन जाएगा, 0। इसका मतलब है कि v2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। v2 बराबर क्या हो गया, 0। इसका मतलब है कि जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ टकराएगा, वापस जब आएगा d यहाँ पर पहुँचेगा, तब फिर इसका स्पीड 0 हो जाएगा। अब स्पीड 0 हो गया, इसका मतलब फिर से यहीं पहुँच गया, अब फिर से यही आगे की तरफ जाना चाहेगा। तो कहने का मतलब है कि पहले यहाँ से गया, यहाँ टकराया, फिर टकराने के बाद वापस यहीं आ गया। अब यहाँ पर जैसे आता है रेस्ट 0 हो जाता है, फिर पहले जैसा कंडीशन रेस्ट था, फिर से आगे जाएगा, चूंकि उस पर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, यहाँ से जाएगा, टकराएगा, फिर यहाँ आके रेस्ट होगा, फिर फोर्स लग ही रहा है, तो फिर आगे जाएगा। तो इस तरह का ये मोशन चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे साफ पता चलेगा कि फिर से वो रेस्ट पे आ गया। अच्छा, एक बात और समझो, चाहो तो निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम पीरियड ये आया, वही टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक आने का होगा। कैसे निकालेंगे, तो वो समझ लो। यहाँ टाइम पीरियड निकालना हुआ तो ऐसे निकाल सकते हो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। u के जगह u2 लगाना होगा, क्योंकि अब वापस आ रहे हैं ना, वापस आने का टाइम। तो इसको मैं t1 बोल देता हूँ, सबसे नहीं, इसको t1 ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो नहीं, ऐसा करता हूँ, इससे बढ़िया यही यूज करता हूँ। फॉर्मूला जो है हमारे पास जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये भी है ना, v2 बराबर u2 प्लस at। तो v2 तो 0 हो गया, और u2 तो पता है कितना है, u2 कितना है, v के बराबर है, और ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है 2eq, इसको t2 बोल दो, टाइम, ठीक है, वापस आने का टाइम है t2। तो ये v2 u2 प्लस at, मतलब v u प्लस at वाला फॉर्मूला है। u2 मतलब इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। u2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कहाँ निकाले थे, u2 v है ना, और v तो हमारे पास ये है, और ये 2qe d डिवाइडेड बाय m है। अच्छा, a एक्सेलरेशन वापस जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, d एक्सेलरेशन हो जाएगा, और a का वैल्यू कितना होता है, a का वैल्यू होता है माइनस EQ/m, और यहाँ पे T2। तो इस तरह से T2 भी, ये प्लस है तो इधर आके इधर सॉरी प्लस और ये माइनस, तो ओवरऑल माइनस हो जाएगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो T2 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, T के बराबर आ जाएगा, और वो आ जाएगा 2dm डिवाइडेड बाय EQ, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस ये माइनस है, तो ओवरऑल माइनस हो जाएगा, और ये इधर टर्म आएगा, तो इसको सॉल्व करने पर आता है T2 भी T के बराबर हो जाता है, और वो क्या आता है अंडर रूट में 2dm इक्वल्स टू रूट EQ, ठीक है। तो इस तरह से T और T2 के बराबर है। इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक जाने का जो पीरियड होगा, वापस आने का पीरियड, वो मेरा कंप्लीट टाइम पीरियड माना जाएगा, क्योंकि मोशन यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर यहीं पर पहुँच गया, ठीक है। मोशन रेस्ट में था, फोर्स के कारण मोशन जनरेट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहीं पहुँच गया, तो ये कंप्लीट टाइम पीरियड माना जाएगा। तो जाने का समय प्लस आने का समय, और जाने का समय और आने का समय तो सेम है, तो बस जाने का समय को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि
मैं इस पार्ट को मिटा देना चाहता हूँ, चूँकि हमको आगे सॉल्व करना है, यहाँ से आगे सॉल्व करना है, तो हमारे पास स्पेस कम पड़ रहा है। यहाँ तक देख लो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम आगे सॉल्व करने के लिए कुछ पार्ट को मिटाना चाह रहे हैं। पॉज करके नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो, और कैलकुलेशन यदि फिर से देखना है तो पीछे रिवर्स कर लो। तो मैं क्या करूँ, इस पार्ट को हटा रहा हूँ और फिर इस पार्ट को हटा करके जो रिजल्ट आए उसका यूज करूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो आया हमारे पास टाइम पीरियड, तो इसका मतलब है कि टाइम जो है, जाने का टाइम और आने का टाइम सेम है। सेम टाइम फॉर कमिंग एंड गोइंग, मतलब जाने का भी जो टाइम है, जा रहा है, और आने का भी टाइम है। सेम टाइम फॉर कमिंग एंड फॉर गोइंग, जो भी टाइम है कह सकते हो कि टी जो है, इस केस में टी जो है T2 के बराबर आता है। तो इस तरह से जो टाइम पीरियड हो जाएगा, वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T प्लस T2, या फिर मैं लिख सकता हूँ 2T, या फिर लिख सकता हूँ 2T2, क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना। और 2T2 और T का वैल्यू तुम निकाल रखे, कितना आता है, अंडर रूट में 2DM, सेम टाइम फॉर कमिंग मतलब जो जा रहा है, और फॉर गोइंग मतलब आ रहा है, सेम टाइम है। तो टाइम पीरियड T प्लस T2 लिख दिए, और दोनों बराबर है तो 2T लिख दो या 2T2 लिख दो, कोई अंतर नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2DM EQ है, ये अंदर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4 है, 2 बाहर है ना, तो रूट के अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा। तो इसको 4, और अंदर ऑलरेडी 2 है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये DM, और ये 4 अंदर चला जाएगा तो 8 बन जाएगा, 8 DM EQ। ठीक है, तो ये हमारा टाइम पीरियड कैपिटल T बन जाएगा। टाइम पीरियड को मैं कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड, यहाँ से स्टार्ट किया मोशन, फिर वापस इसी पोजीशन पे आ गया, तो इसका टाइम पीरियड होता है अंडर रूट में 8 DM डिवाइडेड बाय EQ, सब कुछ अंडर रूट में ही है। तो ये टाइम पीरियड आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि इज इट सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो, वैसे तो ये चैप्टर 29 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, 12th का है, लेकिन हमको ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो चैप्टर का जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जो वेव SHM जो हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड चीज़ था, उसको समझा देते हैं शॉर्टली। कि देखो, ऑसिलेटरी मोशन और SHM मोशन में डिफरेंस होता है। ये कह सकते हैं कि हर एक SHM मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन सभी ऑसिलेटरी मोशन SHM मोशन नहीं है। SHM मोशन के लिए जो सर्टेन कंडीशन केवल टाइम पीरियड तक ही नहीं रहता है, हमको ये भी बताना पड़ता है कि जो फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये मैं बोल दूं कि एक्सेलरेशन जो होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। वो SHM का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और यहीं से ओमेगा स्क्वायर A बराबर ओमेगा स्क्वायर X का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है जिसमें X का रोल कहीं भी नहीं है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो है ये कम्प्लीटली ऑसिलेटरी मोशन है, SHM मोशन नहीं है। और हमको पता है आने और जाने का टाइम सेम है, और यही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। ठीक है, यही प्रोसेस रिपीट हो रहा है कंप्लीट साइकिल के बाद, तो इसका टाइम पीरियड बन जाता है। तो ये SHM मोशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स X के डिस्प्ले प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है, फोर्स तो चेंज हो नहीं रहा है। एक्सेलरेशन X के प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन हम निकाले थे, एक्सेलरेशन का ये वैल्यू 2AS था, जहाँ A का ये एक्सेलरेशन आया था। तो कहने का मतलब है कि A X के प्रोपोर्शनल नहीं आता, ऐसा कहीं भी कोई इक्वेशन नहीं है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि पूरा इक्वेशन SHM को जस्टिफाई नहीं करता है। ऑसिलेटरी मोशन है जिसका टाइम पीरियड है ये है। एक अच्छा क्वेश्चन था जो 52 सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कहीं भी दिक्कत हो दोबारा वीडियो को रिपीट देख सकते हो 52 वाले पार्ट को। 53 अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व करते हैं। 52 हो चुका है, अब 53 सॉल्व करते हैं। देखते हैं 53 क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है ही, वो किस तरह का है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ई जो है ये ई है, और ई का जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना दे रखा है, 10 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब हमसे पूछा फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। मतलब मान लिया जाए ये हाइट है 1 से, और मैं यहाँ
पहुंच रहा हूँ 2, मतलब 0.1 से 0.2 जा रहा हूँ, ठीक है। और ये कितना है डिस्टेंस, 50 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 50 सेंटीमीटर है। 1 से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 जा रहा हूँ। इस 0.1 से मैं कहाँ जा रहा हूँ, 2 जा रहा हूँ, 50 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू ए पॉइंट ए टू एज थ्रू ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। मतलब कहने मतलब ये है कि मैं 0.1 से 0.2 की तरफ जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में 50 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल में कितना इंक्रीमेंट आया। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तक तो पार्ट हम समझ गए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब में निकाला था। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल का बात हो रहा है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको पूछ रहा है कि पोटेंशियल में कितना इंक्रीज हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक तो समझ में आ गया था, पोटेंशियल स्टार्ट होता है यहाँ से। तो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल क्या होगा, घटता जाएगा। इसका मतलब ऊपर यदि 100 है तो नीचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है और मैं ऊपर जाऊँगा तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ये बात समझना पड़ेगा कि यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग जाऊँगा तो पोटेंशियल घट रहा है। इसका मतलब है 100 पहले वोल्ट था तो अब 80 वोल्ट मिलेगा या 50 वोल्ट मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाऊँगा तो पोटेंशियल क्या करेगा, बढ़ेगा। 100 वोल्ट था पहले, तब ऊपर जाने पर 120 वोल्ट मिलेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। तो V2 ग्रेटर देन V1, ठीक है। तो V2 माइनस V1 में क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम है, अभी यूनिट नहीं देते। और डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50 और नीचे 100 मीटर में कन्वर्ट कर दी, और ये 10 से 5। तो इस तरह से V2 और V1 का डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट। मतलब 1 से 2 तक जाने में कितना पोटेंशियल का इंक्रीज हुआ, तो 5 वोल्ट का आया। तो मैं फिर से बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो इसका मतलब V2 का पोटेंशियल ज़्यादा है, V1 का कम है। तो कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, तो 5 वोल्ट का इंक्रीमेंट हुआ। 53 का क्वेश्चन सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, 54 सॉल्व करते हैं। ठीक है, 12 joule of work done has to be done 12 joule of work has to be done against the existing electric field to take up charge 0.01 coulomb from A to B. How much is the potential difference B to A? ठीक है, वर्क डन कितना किया जाता है, जो वर्क डन किया जाता है वो है कितना, 12 जूल है, ठीक है। और जो चार्ज है वो कितना है, 0.01 कूलम है। जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। फ्रॉम A टू B जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम A टू B जा रहे हैं, मतलब A से क्या कर रहे हैं, B की तरफ जा रहे हैं। तो A पे जो पोटेंशियल उसको VA, B को जो पोटेंशियल उसको मैं VB लिखता हूँ, ठीक है। तो हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VB एंड VA। देखो जो चार्ज है A से किधर जा रहा है, B की तरफ जा रहा है। हमको VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो देखो वर्क डन बराबर जब भी निकालते हैं, वर्क डन बराबर कैसे निकालते हैं, तो वर्क डन बराबर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो चार्ज है, ये जो चार्ज है उसको क्या कर रहे हैं, A से B की तरफ ले जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, A से B की तरफ ले जा रहे हैं। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है, इनटू चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोलूँ, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको मैं क्या करूँगा, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, यदि मैं A से B की तरफ जा रहा हूँ तो क्या करूँगा, मैं B पे जो पोटेंशियल है और A पे जो पोटेंशियल है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, जिस चार्ज को मैं A से B की तरफ ले जा रहा हूँ। तो वर्क डन दे रखा है, कितना है, 12 जूल दे रखा है, ठीक है।
तो वी बी माइनस वी ए का डिफरेंस पूछा है। क्यू पता है कितना है, 10 की पावर -2 है, ये इधर है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 प्लस में, तो वी बी माइनस वी ए कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1200 वोल्ट। ये वी बी माइनस वी ए क्या है 1200 वोल्ट है, इसका मतलब पॉजिटिव है, मतलब वी बी बड़ा है। और यदि मुझे वी ए माइनस वी बी लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको -1200 वोल्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो पहले पता है पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वी बी बड़ा है और वी ए छोटा है। यदि मैं मुझे वी ए माइनस वी बी लिखा -1200 वोल्ट लिख दूंगा। तो वर्क डन निकालने का एक सिंपल ही तरीका है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल इनटू चार्ज, वर्क डन निकालने का यही तरीका है। तो 54 क्वेश्चन आसान था, जल्दी से बन गया। आगे बढ़ते 55 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 55 क्या है उसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 इक्वल चार्जेस 2 इंटू 10 पावर -7 कूलम ईच आर हेल्ड फिक्स्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 इक्वल चार्जेस है हमारे पास, ठीक है, और इक्वल चार्जेस है और दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, ये पूरा का पूरा d जो है 20 सेंटीमीटर है। तो d बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर है। q बराबर कितना है, जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -7। जैसे जैसे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको नोट करते चलते। एंड थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड ए मिड अवे बिटवीन द टू चार्जेस, मतलब जो थर्ड चार्ज है वो क्या करता है दोनों चार्ज के मिड में है। तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, दोनों के चार्ज के मिड में है। ठीक है, इट इज नाउ मूव टू पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस, हाउ मच वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दोनों चार्जेस से जो एंड पे है उससे ये 20 सेंटीमीटर दूर जाता है। तो 20 सेंटीमीटर दूर जाने का मतलब है कि ये इसके बाइसेक्टर के अलोंग ही जाएगा। ठीक है, ये इसके बाइसेक्टर के अलोंग ही जाएगा, तभी ये इक्वल डिस्टेंस पर होगा दोनों से, तभी ये इक्वल डिस्टेंस। तो इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ P, इस पॉइंट को बोल देता हूँ मैं S। ठीक है, यहाँ पर भी चार्ज कितना है Q है, तो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट कितना है S है। तो क्या कर रहे हैं कि ये जो चार्ज है इनिशियली दोनों चार्ज से कितना दूरी पर है 10 सेंटीमीटर, फिर थोड़ा देर बाद ये दोनों चार्ज से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर चला जाता है। देखो डिस्टेंस दोनों चार्जेस से सेम होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होना होगा, इसको बाइसेक्टर के अलोंग, मतलब ये जो दोनों चार्ज को जोड़ने वाला लाइन उसके बाइसेक्टर परपेंडिकुलर उसके अलोंग इसको जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो चार्ज है P से S तक जाता है, तो हम क्या करते हैं पॉइंट P पे पोटेंशियल लिख लेते हैं, पॉइंट P पे पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P पे इन दोनों चार्जेस के कारण लिखेंगे। ठीक है, ये वाला चार्ज तो P से Q जा रहा है, तो इसका मतलब जो मूविंग चार्ज है उसका पोटेंशियल नहीं लिखते उस पॉइंट पे, क्या करते हैं इन दोनों चार्जेस के कारण यहाँ पे पोटेंशियल लिखते हैं। तो वो क्या लिखेंगे KQ बाय, ये डिस्टेंस पूरा को यदि मैं R मान लूँ, सॉरी ये डिस्टेंस को मैं R मान लूँ, ये भी R हो जाएगा, तो इस तरह KQ बाय R प्लस इसके लिए भी यहाँ पर हो जाएगा पोटेंशियल KQ बाय R, तो इस तरह हो जाएगा 2KQ बाय R। अच्छा R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू ये है, तो R का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, हमने इस डिस्टेंस को R बोल दिया जो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, अच्छा इसी तरह मैं क्या करता हूँ Q पे, सॉरी Q नहीं S पे पोटेंशियल लिखता हूँ, पोटेंशियल एट पॉइंट S। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट S, तो क्या लिखूंगा, इन दोनों चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल, इन दोनों चार्ज, इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल, इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल। मूविंग चार्ज क्या है Q है, जो P से S तक जा रहा है उसका पोटेंशियल हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो फिक्स्ड स्टैटिक चार्ज है उन दोनों के कारण S पर क्या पोटेंशियल है, तो लिखूंगा KQ बाय, अच्छा ये डिस्टेंस कितना 20 सेंटीमीटर है और R कितना 10 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह मैं 2R लिख सकता हूँ, क्या 20 सेंटीमीटर जगह 2R प्लस KQ बाय 2R। तो इस तरह से ये 2R हाफ हाफ है तो ऊपर जाके क्या जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा KQ बाय R हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर KQ बाय R मिल जाएगा। तो इस तरह मुझे P और S पर पोटेंशियल पता चल गया। अब मैं क्या करता हूँ, सब पे वैल्यू लिख देता हूँ, सबका वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 की पावर -7 है, तो 2 इंटू 10 की पावर -7 है। अच्छा R डिस्टेंस का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -7 है और 10 की पावर 9 है, तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है,
और ये 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। अच्छा, तो ये 10 की पावर 1 है, 10 की पावर -2 है, तो कट के हो जाएगा 10 की पावर -1। और यहाँ ऑलरेडी 10 की पावर 2 पर है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाना चाहिए, तो 10 की पावर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 36 इंटू 10 की पावर 3, तो 10 की पावर -7 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा, और 10 की पावर 1 और 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -1, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट हो जाएगा। पोटेंशियल का तो यूनिट वोल्ट ही होता है। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ KQ बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9। Q का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -7 है, तो 2 इंटू 10 की पावर -7। अच्छा, R कितना है नीचे में, R है, तो यहाँ R का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर। फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, तो ये कट के हो जाएगा नीचे 10 की पावर -1, और ऊपर कट के हो जाएगा 10 की पावर 2। ये क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, और 10 की पावर -1 ऊपर है तो प्लस हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 10 की पावर 2, और ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 3 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह हमने क्या किया कि P पॉइंट और S पॉइंट पे क्या कर दिया, वोल्टेज निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, देखो इस केस में हमने P पॉइंट और S पॉइंट पे वोल्टेज निकाल लिया, तो हमको बताना है कि P से S तक जाने में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, हाउ मच वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो मैं क्या कर लिया, P पे पोटेंशियल निकाल लिया हूँ, S पर पोटेंशियल निकाल लिया हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी लिख लेता हूँ UP, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, पोटेंशियल एनर्जी S लिखता हूँ, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी S माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। ठीक है, US माइनस UP, US का मतलब ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट S माइनस पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट P। ठीक है, तो ये तो पोटेंशियल पता है, अब हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, जो मूविंग चार्ज है उसको Q लिखते हैं, तो यहाँ मूविंग चार्ज कितना है Q, और दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो कितना है VS माइनस क्या हो जाएगा VP, VS माइनस क्या हो जाएगा VP। तो इस तरह से US को समझना पड़ेगा, US और UP का मतलब है, US और UP का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी से है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से। इस तरह से मैं US और UP पर क्या लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी आज लग रहा है, तो US और UP पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया है। तो क्या करेंगे अब, Q इंटू VS माइनस VP। ठीक है, तो US माइनस UP, US का मतलब ध्यान रखो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट S, UP का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, Q जो मूविंग चार्ज और दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, US माइनस UP जो है उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं सबका वैल्यू देता हूँ, Q का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 की पावर -7। अच्छा, यहाँ पे VS माइनस VP क्या है, VS तुमको पता है 36 इंटू 10 की पावर 3 है, 36 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट है, और ये VP है, सॉरी VP है, ये VP है, और VS तो ये है। तो VS कितना है हमारे पास VS है 18, हमारे पास VS कितना है 18। मैं इसी टर्म को यहाँ पे लिख लेता हूँ अच्छा से, 2 इंटू 10 की पावर -7, और ये VS कितना है 18 इंटू 10 की पावर 3 माइनस, और VP कितना है 36 इंटू 10 की पावर 3, 36 इंटू 10 की पावर 3 है। तो इस तरह से 2 इंटू 10 की पावर -7, और इन दोनों को घटाने पर आएगा माइनस, चूँकि 18 और ये 36 है तो माइनस आ जाएगा, तो 18 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हो जाएगा 18 दूनी 36, और ये 10 की पावर -7 है। अच्छा, माइनस तो बाहर आ जाएगा ना, माइनस, तो 18 दूनी 36 हो गया, और 10 की पावर 7 है और 10 की पावर 3 है, तो हो जाएगा 10 की पावर -4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3.6 इंटू 10 की पावर -3 जूल क्यों लिखूंगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, जूल होता है। तो ये -3.6 इंटू 10 की पावर -3 जूल आया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 18 इंटू 10 की पावर 3 आता है KQ, कोई मिस्टेक तो नहीं है। 10 की पावर -7, 10 की पावर -1, 3 आ गया। बाकी 4 से 2 इंटू 10 की पावर -7,
-18, चूँकि ये क्वांटिटी बड़ा है तो ये माइनस ओवरऑल आ जाएगा, तो माइनस बाहर लिख दे, 36 10 की पावर -4 -3 × 10⁻³ जूल। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, देखो हमसे पूछा जा रहा है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड के द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा। तो देखो वर्क पावर एनर्जी में एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, एक तरह से कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका मतलब है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब क्या होता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो निगेटिव साइन आएगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को यदि -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दे देगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻³ जूल। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में बताया जाता है कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था, -3.6 × 10⁻³। तो वर्क डन बाय बराबर कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फील्ड है, यहाँ पे और कोई फील्ड नहीं है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड कितना हो जाएगा, या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू, जो हम वर्क पावर एनर्जी थ्योरम में ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का यही तरीका होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उस मूविंग चार्ज को दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने मल्टीप्लाई करके डेल्टा यू निकला, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया 3.6 × 10⁻³ जूल। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन तो 3.6 × 10⁻³ जूल हो गया, यदि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पे जो आंसर आया है इसको बस माइनस लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 54 था, उस क्वेश्चन 54 में क्या होता है कि वहां पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कहा जा रहा है और 55 में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज़ है, एक्सटर्नल फोर्स अलग चीज़ है। तो ऐसा समझो कि यदि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दियो, उसका यदि माइनस साइन लगा दोगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस बात को समझो कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले हो वो माइनस ऑफ कर देंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर बच्चे साइन के लिए कंफ्यूज आते हैं। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू, मतलब माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से 55 ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक बार आंसर मिला लेते हैं 55 का क्या है। 55 का आंसर क्या है देख लेते हैं। 55 का आंसर है 3.6 × 10⁻³ जूल। सही आंसर है। बस क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का माइनस हमको वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। ठीक है, यदि पूछा जाता वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता तो ये जो चेंजेस आया डेल्टा यू का वही हमारा आंसर हो जाता। तो कितना हो जाता, -3.6 × 10⁻³ जूल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 3.6 × 10⁻³ जूल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन 55 सॉल्व होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 56 सॉल्व करते हैं। ठीक है,